आज अपन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे, है ना। ये फिजिक्स का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक बायोलॉजी का चालू करेंगे, फिर एक केमिस्ट्री का, तो तीनों सब्जेक्ट साथ ही साथ चलते रहेंगे। ओके, तो न्यूटन के गति के नियम समझने से पहले आपको कुछ कुछ चीजें उसके अलावा भी समझनी पड़ेंगी। बोर्ड पे देखते रहिए, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ, घबराइए मत, मैं सब कुछ हिंदी में लिख दूंगा और हिंदी में ही बताऊंगा। ये स्पेशली इंग्लिश वाले बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि वो बीच में बोलते हैं कि सर इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। दोनों में लिखने से अच्छा है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता दूंगा, और बोलता मैं हिंदी में ही हूं, आपको पता है ना। चलिए, तो न्यूटन के गति के नियम, जब भी हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं या फिर जब भी हम गति, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें दिमाग में एक चलती हुई सी चीज नजर आती है। चलती हुई चीज का मतलब है कि उसके ऊपर बहुत सारे बल कार्य कर रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक सतह है, सतह के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर अगर मैं दाईं ओर से 10 न्यूटन का बल लगाऊं और बाईं ओर से भी 10 न्यूटन का बल लगाऊं, तो क्या ये बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा? नहीं होगा, क्योंकि दाईं और बाईं ओर से लगने वाले बल एक दूसरे के बिल्कुल समान है, बराबर है। ऐसे बराबर बलों को कहा जाता है संतुलित बल, और यही संतुलित बल इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। तो संतुलित बल की अवस्था में कोई भी वस्तु अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि विराम की पोजीशन को चेंज नहीं करती। मतलब आप समझ रहे हो, गतिशील होना वस्तु का एक गुण है और विराम में होना भी वस्तु का एक गुण है। गतिशील यानी कि मोशन में होना, विराम यानी कि रेस्ट में होना। तो सारी वस्तुएं विराम में हो सकती हैं या फिर गति में हो सकती हैं। तो एक वस्तु जिसके ऊपर संतुलनकारी बल कार्य कर रहा है या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं, ऐसे बल जो चारों तरफ से जिनका जो प्रोडक्ट है ना वो कैसा निकले? जीरो। अब जरा इसको देखो, 10 इधर से लग रहा है, 10 इधर से लग रहा है, 10 ही ऊपर से लगे और 10 ही नीचे से लगे, तो ये बॉक्स केवल एक जगह पर स्थिर रहेगा। इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, सपोज कीजिए यही बॉक्स सतह पर रखा हो, इधर की तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाए और इधर की तरफ से 12 न्यूटन का बल लगाए, क्योंकि दूसरी तरफ से ज्यादा बल लग रहा है, तो ये बॉक्स एक तरफ की तरफ सरकना चालू कर देगा या विस्थापित होना चालू करेगा। इस प्रकार की घटना को कहा जाता है अनबैलेंसिंग फोर्स यानी कि असंतुलनकारी बल। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो बैलेंस फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस फोर्स का मतलब है जो चारों तरफ से एक समान। जैसे इस वाले डायग्राम को देखिए, जब हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, जब हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा भार कुर्सी पे पड़ रहा है और जो कुर्सी है वो उसी भार को पूरी तरह से सहन कर रही है। ना कुर्सी आगे जा रही है या ना हम आगे पीछे हो रहे हैं। सपोज करो कुर्सी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा वजन झेल पाए, तो जैसे ही हम कुर्सी पे बैठेंगे वो टूट जाएगी। अगर कुर्सी टूट गई यानी कि संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर कुर्सी नहीं टूटी इसका मतलब कि जो पोजीशन है वो बैलेंस में है। ओके, ये देखो, जैसे ये वाला एक डायग्राम है, ये एक खिलौने वाली कार है, इसको यहां से पुश किया जा रहा है और इसको यहां से भी पुश किया जा रहा है। अब ये कार ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सिचुएशन या फिर संतुलित अवस्था। इस अवस्था में वस्तु जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा विराम में रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा गति में रहेगी। समझ में आई यहां तक बात? तो इसे कहा गया है बैलेंस्ड फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला ऐसा बल जो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं ला पा रहा है, ना ही वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रही है ना ही पीछे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन को बोला गया है बैलेंस्ड सिचुएशन। ये देखिए इस डायग्राम में क्लियर है अनबैलेंस सिचुएशन। देखिए यहां पे दो आदमी रस्सी को खींच रहे हैं, एक के पास 30 न्यूटन की ताकत है और दूसरे के पास 50 न्यूटन की ताकत है। तो जो 50 न्यूटन वाली ताकत वाला व्यक्ति है वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसी सारी सिचुएशन जहां पर लगने वाले बल या फिर एक्टिंग फोर्सेस का जो टोटल वैल्यू है वो बराबर नहीं रहता दोनों तरफ से, उस सिचुएशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर असंतुलनकारी बल। असंतुलनकारी बल, अनबैलेंसिंग फोर्स। अनबैलेंसिंग फोर्स अगर होगा, आप जरा खुद सोचिए कि कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को आप आगे से भी धक्का दे रहे हो और पीछे से भी धक्का दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा तेज, ज्यादा ताकत से धक्का दे रहा होगा वो डब्बा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, उस डायरेक्शन में सरकने लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन को बोला गया है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कमेंट लिखा है? मैथ्स की बात क्यों कर रहे हो यार, साइंस का लेक्चर चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? अनबैलेंसिंग फोर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां से धक्का दे दिया गया 10 न्यूटन के बल से, यहां से धक्का दे दिया गया 20 न्यूटन के बल से। अब अंदाजा लगाइए बॉक्स किस दिशा में बढ़ना चालू करेगा, ये इधर की दिशा में इसमें गति होने लगेगी, यानी कि मोशन में आ जाएगा। इसका ठीक उल्टा कीजिए, मान लीजिए कि कोई सी वस्तु है जो गतिशील है, जैसे बॉल है ना, हम बॉल को रुड़काते हैं जमीन पे, अब बॉल रुड़क रही है और मैंने सामने हाथ अड़ा दिया तो हाथ से आकर के वो रुक जाएगी, यानी कि चलती हुई वस्तु विराम में आ गई, या फिर कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो गति में आ गई। दोनों ही सिचुएशन जिसमें अवस्था परिवर्तन हो, यानी कि विराम और गति, मोशन। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो गति में आ जाए, गति में है तो वो विराम में आ जाए। ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति उस वक्त संभव होगी जब वस्तु पर कैसा फोर्स लग रहा हो, अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर असंतुलनकारी बल काम कर रहा हो। देखो आप इसको अलग से या टफ बना करके मत समझो, आप ये समझो कि आपके हाथ में आटा है या लड्डू है, इस लड्डू को आपने चारों तरफ से एक समान रूप से दबाया तो वो गोल हो गया, उसका आकार एक जैसा हुआ, वो टूटा नहीं। इसी लड्डू को हाथ में रखो और ऊपर से दबाओ, केवल नीचे से मत दबाओ, तो क्या होगा, वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर संतुलन नहीं हुआ, बैलेंस फोर्सेस नहीं हुए तो चीजों में गति होगी, और अगर जो फोर्सेस हैं वो चारों तरफ से एक समान लगे, बैलेंस रहेंगे, तो फिर कोई भी गति नहीं होगी, वस्तु विराम अवस्था में बनी रहेगी। यानी कि व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड देयर विल बी नो मोशन और द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। इफ द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, यानी कि असंतुलित अगर होंगे बल, in that condition the object if it is in rest it will continue in motion, if it is in motion तो वो रेस्ट में आ जाएगी, तो वो विराम में आ जाएगी। यानी कि अगर कोई इन शॉर्ट आपसे पूछता है कि असंतुलनकारी बल की परिभाषा क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा बल जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता हो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, चाहे वो विराम से गति की अवस्था हो या फिर गति से विराम की अवस्था हो, परिवर्तन के लिए जिस बल की आवश्यकता है उस बल को कहा गया है असंतुलनकारी बल या फिर अनबैलेंसिंग फोर्स। देखिए यहां पर ये जो रॉकेट है, रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा और नीचे की तरफ आने के लिए कम बल लगा रहा है। वस्तु का भार होगा ना, उसका वेट उसे नीचे की तरफ खींचेगा, तो वो वेट बता रहे हैं 100 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ जाने के लिए बल लगाया गया है 300 न्यूटन का। ऐसी सिचुएशन में रॉकेट कहां जाता है, ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जाने वाला बल ज्यादा है। जैसे ये पक्षी उड़ रहा है तो इसको नीचे की तरफ, इसका जो वजन है, वेट है, वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो अपने पंखों से ताकत लगा रहा है ऊपर की तरफ। अगर दोनों बल बराबर हो जाए तो जो पक्षी होगा वो हवा में लटका रहेगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाने वाला बल ज्यादा है तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर उसका भार ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा। मतलब एक पोजीशन अगर बनी हुई है मतलब संतुलन है बलों में, अगर ऊपर या नीचे गति कर रहा है यानी कि असंतुलन है बलों में। इन सिचुएशन में भी देखिए एक बॉक्स से इधर की तरफ 8 न्यूटन का बल लगा हुआ है, इधर की तरफ 3 न्यूटन का, तो जो बॉक्स है उसकी गति किस डायरेक्शन में होगी, जिधर ज्यादा बल है, 8 न्यूटन वाली डायरेक्शन में। समझ में आई यहां तक बात? ओके, तो जड़त्व ऐसी भौतिक राशि है किसी भी वस्तु की जो उसको अवस्था परिवर्तन यानी कि स्टेट चेंज करने नहीं देती है। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर कोई विराम में है, अगर कोई मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। चलती हुई ऑब्जेक्ट चलती रहेगी और रुकी हुई ऑब्जेक्ट रुकी रहेगी। जैसे आप यहां देखो, ये बॉल रखी हुई है रोलर के ऊपर, इन बॉल को गिराया गया, जब ये रोलर यहां से यहां चल करके आया यानी कि ये किस अवस्था में आ गया, गति में। अब यहां आकर के मैंने ये एक स्टॉपर लगा दिया जिसकी वजह से रोलर रुक गया। अब इसमें रखी हुई जो वस्तुएं हैं इनका जड़त्व, इनर्शिया किस अवस्था में चला गया, गति में। तो इसी वजह से जब इनको यहां रोका गया तो ऊपर की रखी हुई ये जो दो बॉल थी ये छिटक के कहां आ गई, बाहर आ गई। क्यों? कारण ये था कि इनके अंदर गति जा चुकी थी, और जो गतिशील वस्तु होगी वो जड़त्व के प्रभाव में हमेशा गतिशील रहेगी। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है दैट विल कंटिन्यू द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के प्रभाव में वो गति करती रहेगी। दूसरा वाला एग्जांपल इसका ठीक उल्टा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कागज के ऊपर रखा हुआ ये जो सिक्का है ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। अब मैंने ये जो ऊपर कागज रखा है ना, इसको ये धक्का देकर के कागज हटा दिया, तो ये जो सिक्का है देखो ये ग्लास के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? कागज को धक्का दिया तो कागज तो गतिशील हो गया, लेकिन ये जो सिक्का था ये रेस्ट में ही बना रहा। विराम अवस्था में रहने वाली वस्तुएं विराम में ही रहेंगी और सिक्का डब्बे के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जड़त्व काम कर रहा है। अगर जड़त्व का बस चले तो वो किसी भी वस्तु को गतिशील से विराम में नहीं आने देगा और विराम अवस्था से गतिशील नहीं होने देगा। हर वस्तु एक ही तरह रहेंगी।
अब आप बोलोगे कि सर ये इतनी बड़ी रामायण आपने क्यों बताई, क्योंकि अनबैलेंसिंग फोर्स भी हमारे टॉपिक से अलग हो गया और जड़त्व भी हमारे टॉपिक से अलग हो गया। हम तो न्यूटन के नियम पढ़ने वाले थे ना। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम। हमने दो बातों के बारे में पढ़ा, जड़त्व और असंतुलनकारी बल। जड़त्व कोशिश करता है कि वस्तुएं एक ही अवस्था में रहे, असंतुलनकारी बल उनकी अवस्था बदलने की कोशिश करता है। जड़त्व का बस चले तो मैं जो अभी विराम में खड़ा हूं हमेशा विराम में ही रहूंगा, लेकिन मैं तो चल सकता हूं, देखो मैं चल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी विराम से गति रेस्ट से मोशन में आने के लिए मेरे ऊपर एक अनबैलेंसिंग फोर्स ने काम किया। इन दोनों बातों को जोड़ दो तो बन जाता है न्यूटन की गति का पहला नियम। गति का पहला नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिशील रहेगी या फिर तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई असंतुलनकारी बल ना लगाया जाए। अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन और विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन अनबैलेंसिंग फोर्स। जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बस में ये झटके बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे। जब बस चालू होती है, जब एकदम से बस चलती है तो हमको लगता है हम पीछे की तरफ चले गए, और चलती हुई बस एकदम से जब रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये दोनों सिचुएशन इनर्शिया और गति के पहले नियम को प्रदर्शित करती है। देखिए कैसे। इनर्शिया कहता है कि गतिशील वस्तु गति में रहेगी, विराम की वस्तु विराम में रहेगी। जैसे ही बस ने चलना चालू किया, पहले विराम में थी, एकदम से चली तो बस तो चल गई लेकिन हम लोग विराम में ही रह गए, इसलिए हमको पीछे की तरफ झटका लगता है। चलती हुई बस जब एकदम से रुकी तो बस तो रुक गई लेकिन हम लोग गतिशील ही रह गए, यानी कि मोशन में रह गए, इसलिए हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो अगर चलती हुई बस स्टार्ट होगी तो पीछे की तरफ धक्का लगेगा, और अगर रुकी हुई बस चलती हुई बस अगर रुकेगी तो हमें आगे की तरफ झटका लगेगा। एक और एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देते हैं हम, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिनोट करता है। गतिशील वस्तुएं हमेशा गति में रहेंगी, यानी कि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैंने अभी तक आपको जड़त्व और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया, यानी कि इनर्शिया और असंतुलनकारी बल। इनर्शिया का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु इनर्शिया में होगी तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो केवल मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई असंतुलनकारी बल ना लगाया जाए। यहां देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसी चीज को डिनोट कर रहा है फुटबॉल के सहारे। ये देखो, एक बॉल रेस्ट में पड़ी है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी हमेशा, वो कभी भी गतिशील नहीं होगी। अगर कोई बॉल गतिशील है तो हमेशा गति में उड़ती रहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए। जैसे देखो, गतिशील वस्तु को विराम में लाने के लिए ये नेट लगाई गई है और विराम वाली वस्तु को गति में लाने के लिए लात मारी गई है, इसमें किक मारी गई है। इसका मतलब कि ये जो मारी जाने वाली किक है या ये नेट है, ये असंतुलनकारी बल है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अनबैलेंसिंग फोर्स है जो स्टेट में चेंज कर रहे हैं, रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन में रेस्ट से। तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिंपल सा है, केवल यही बोलता है कि वस्तुएं हमेशा गतिशील रहेंगी या फिर हमेशा मोशन में ही रहेंगी या फिर रेस्ट में रहेंगी, जब तक कि उन पर कोई अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं लगाया जाए। ये जो जड़त्व नाम की भौतिक राशि है इनर्शिया, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इनर्शिया हमेशा द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जरा सोचो, फुटबॉल को लात मारने पर फुटबॉल हवा में चली जाती है। अगर फुटबॉल को रिप्लेस करके उसकी जगह में एक बहुत बड़ी सी पत्थर रख दूं, चट्टान, तो क्या उतनी लात मारने पर वो चट्टान आगे जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चट्टान है या पत्थर है उसका द्रव्यमान मास ज्यादा है, इस वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है, और फुटबॉल का द्रव्यमान कम है इसलिए इसका इनर्शिया कम है। समझ में आई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम की तरफ आते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक भौतिक राशि के बारे में यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में कहा जाता है संवेग। तो हम लोग मोमेंटम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम यानी कि संवेग एक गुण है। संवेग बेसिकली क्या है? एक गुण, एक प्रॉपर्टी है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने देखा साइकिल जब चलाते हैं तो एक पेडल मारो तो साइकिल चलती जाती है। तो बल लगा देने के बाद भी किसी वस्तु के गति करते रहने का जो गुण है, उस गुण को कहा जाता है संवेग यानी कि मोमेंटम। अब ये मोमेंटम इस साइकिल में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे साइकिल को एक पेडल मारा, साइकिल इस डायरेक्शन में लगातार चलती जा रही है। आप जरा सोचो कि आप 100 मीटर की रेस लगा रहे हो, भाग रहे हो, बहुत तेजी से भाग रहे हो, फिनिश लाइन जैसे ही आती है आप क्या तुरंत वहीं रुक जाते हो? नहीं, आप खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बल है जो आपको और आगे की तरफ धकेल रहा है। अगर बहुत तेज गति से कोई ट्रक आ रहा है और ट्रक वाला एकदम से ब्रेक लगाता है तो क्या वो वहीं के वहीं रुक जाता है? नहीं रुकता, वो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड हो जाता है। तो ये ब्रेक लगने के बाद थोड़ा सा आगे जो स्लाइड होते हैं
या फिनिश लाइन के बाद भी हम थोड़ा गति करते हैं, या एक पेडल मारने के बाद साइकिल काफी देर तक चलती रहती है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब संवेग या फिर मोमेंटम को प्रदर्शित करते हैं। मोमेंटम भौतिक राशि है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। संवेग मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब ये मोमेंटम कैसे हमारी मदद करता है, या मोमेंटम कैसे हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डेराइव करने में मदद करता है, वो हम लोग समझते हैं। ये देखिए, न्यूटन की गति का सेकंड लॉ हमको फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है। F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस परिघटना को समझने के लिए आप इस एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस बॉक्स में रखा गया है थोड़ा सा द्रव्यमान। इस द्रव्यमान वाले बॉक्स को अगर गति में लेकर के आना है, अगर मोशन में लेकर के आना है, तो मुझे पीछे से धक्का देना पड़ेगा। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें सिंपली यह बताता है कि जब भी किसी द्रव्यमानधारी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो उसमें त्वरण पैदा होगा। Whenever there is an object, if subjected to force, it will accelerate. जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा वो त्वरण में आ जाएगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे बल का फॉर्मूला बन गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का होता है केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ न्यूटन बराबर क्या हुआ, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम 1 मीटर प्रति 1 सेकंड स्क्वायर। इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख सकते हो, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपोजिट लिख दो, मास बराबर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा सोचो कि इस पर वस्तु पर लगने वाला फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, एक समान है, निरंतर है, यानी कि लगने वाले बल की वैल्यू हम नहीं बदल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होगा, अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास है, यानी कि बल बटे त्वरण इक्वल्स टू द्रव्यमान है, और मैं कहता हूं कि ये जो लगने वाला बल है ये मैंने कर दिया है नियत, यानी कि फिक्स। इस बल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट हो गया। इस एग्जांपल में देखिए, एक व्यक्ति है जो बड़े से द्रव्यमान को 400 किलोग्राम को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो इसका देखो मुंह बना हुआ है, मतलब इसको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है, बल बढ़ाना पड़ रहा है। यही व्यक्ति जब 40 किलोग्राम को धक्का दे रहा है तो बड़ी आसानी से धक्का दे देता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा द्रव्यमान कम होगा, ऐसी सिचुएशन में त्वरण बढ़ जाएगा। आप खुद जरा सोचिए कि अगर हम स्कॉर्पियो गाड़ी का इंजन स्कूटी में लगा दें तो स्कूटी ज्यादा तेज भागने लगेगी, क्योंकि वो बल ज्यादा होता है और स्कूटी का द्रव्यमान कम है। और अगर स्कूटी का 120 सीसी का इंजन स्कॉर्पियो गाड़ी में लगा दे तो गाड़ी चलेगी भी नहीं, कारण क्योंकि उसका स्कॉर्पियो गाड़ी जो है उसका द्रव्यमान यानी कि मास ज्यादा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या पता चला, जब द्रव्यमान ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, और जब द्रव्यमान कम होता है तो एक्सेलरेशन त्वरण ज्यादा हो जाता है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा बिहेव करते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को मैं हिंदी में समझाता हूं। एक्शन यानी कि क्रिया बल और रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया बल। एक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ, क्रिया बल, और रिएक्शन फोर्स का मतलब हुआ प्रतिक्रिया बल। आप जरा सोचिए कि अगर एक, जैसे मान लीजिए कि ये जो पानी की बोतल है ये कांच की है। अब ये कांच की पानी की बोतल अगर मैं जमीन में गिराता हूं तो जमीन पे जैसे ये बोतल पड़ेगी ये कांच की बोतल टूट जाएगी। अब देखो इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या, मान लीजिए कि ये जमीन है और ये कांच की बोतल है जो ऊपर से गिरी है जमीन पर, ये यहां पर इसने हिट किया है। अब जैसे ही ये इस जमीन पर टकराएगी, ये कांच की बोतल के पास अपना खुद का भार है, जिस भार की वजह से नीचे की डायरेक्शन में एक बल काम करेगा, यानी कि इस बिंदु पर एक बल नीचे की तरफ लगेगा, और जिस जमीन पे टकरा रही है वो जमीन ऊपर की तरफ इस पर एक बल लगाएगी। तो ये जो लगने वाला बल है इसे नाम दिया गया क्रिया बल, और ये जो लगने वाला बल है इसे नाम दिया गया प्रतिक्रिया बल।
एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल ऊपर से यहां गिरी तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला ये बल ये क्रिया बल है, नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बल ये वाला प्रतिक्रिया बल है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारी कांच की बोतल जमीन में गिर के टूट क्यों जाती है? उस टूटने का कारण क्या है? ये वाला बल, प्रतिक्रिया बल, ये रिएक्शन फोर्स। अगर रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तो कांच की बोतल टूटेगी ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन फोर्स है घटे। अब जरा सोचो कि मैं जोर से अपना हाथ दीवार में मुक्का मारता हूं तो क्या होगा? मेरे हाथ के द्वारा दीवार पर बल लगाया जाएगा और दीवार के द्वारा मेरे हाथों पर बल लगाया जाएगा। दीवार शायद टूटे या ना टूटे, हाथ जरूर मेरा टूट जाएगा। जब हम किसी पत्थर को जोर से लात मारते हैं तो पैर से पत्थर में लगती है और पत्थर से किसमें लगती है? पैर में। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी ताकत से हम दीवार में मुक्का मारेंगे उतनी ताकत से हमें मुक्का वापस पड़ जाता है। इस प्रोसेस को या इस घटना को रिएक्शन और एक्शन फोर्स के नजरिए से देखा जाता है। अब यहां पर एक और भौतिक राशि हमारे सामने आती है, एक और भौतिक राशि हमारे सामने आती है जिसका नाम है आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहा जाता है इंपल्स। आवेग को क्या कहा जाता है? इंपल्स। अब जरा सोचिए, ये हमारे न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। जैसे यहां चलने वाली बंदूक आगे की तरफ गोली को धक्का देती है, यह हो गया हमारा क्रिया बल। ये जो आगे की तरफ बल लगाया जा रहा है यह हो गया हमारा क्रिया बल। और ये जो बंदूक जब हम हाथ से चलाते हैं तो एक झटका पीछे की तरफ लगता है, इस झटके को नाम दे दिया गया प्रतिक्रिया बल, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। जैसे ये देखिए रॉकेट, एक रॉकेट जब हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो अपनी ताकत से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, यानी कि नीचे की तरफ एक एक्शन फोर्स लगाता है। तो नीचे की तरफ ये जो धुआं निकल रहा है या गैस के गुब्बारे वो जो नीचे विस्फोट टाइप का होता है वो लगाया होता है क्रिया बल यानी कि एक्शन फोर्स, और उसके विपरीत ऊपर की तरफ धक्का जो मिलता है उसे कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। यहां पर देखिए एक व्यक्ति है, ये बोट के ऊपर पैर रख के सामने की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है। जब हम लोग चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। हमारे द्वारा पीछे की तरफ धक्का दिया जाता है एक्शन फोर्स के द्वारा, क्रिया बल के द्वारा, और धरती हमको आगे की तरफ धकेलती है जिसके द्वारा हम ऐसे आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा पीछे की तरफ ये जो लगाया गया बल है ये हो गया एक्शन फोर्स यानी कि क्रिया बल, और पीछे की तरफ जाते समय ये जो आगे की तरफ झुक रहा है, जो ये जो बोट है जो इसको आगे की तरफ धक्का दे रही है, ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स यानी कि प्रतिक्रिया बल। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं, समान मात्रा के होंगे लेकिन एक ही बिंदु पर काम करेंगे। जैसे कि ये गुब्बारे को देखो, गुब्बारे से गैस पीछे की तरफ निकल रही है और पीछे की तरफ जिस बल से गैस निकल रही है उतने ही बल से गुब्बारा आगे की तरफ जा रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब आते हैं हमारी इंपल्स नाम की भौतिक राशि पर। इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है जो गद्दे से जाकर के टकरा गया। असल में ये एक प्लेयर है जो रग्बी खेल रहा है। रग्बी शॉकर टाइप का एक गेम होता है जिसमें बॉल को लेके भागते हैं। तो ये बॉल को लेके भाग रहा था और बाउंड्री वॉल के पास में जो गद्दे लगे हुए हैं उससे जाकर के टकरा गया। इस दुनिया में जितनी भी ये टकराने से चोटें लगती है ये सब प्रतिक्रिया बल की वजह से लगती है, वरना अगर दीवार में मुक्का मारो तो हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए। ये हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? प्रतिक्रिया बल की वजह से। क्रिया बल दीवार पे लगा, प्रतिक्रिया बल हाथ में लगा। अब जरा सोचो कि ये दीवार है और इस दीवार के बीच में मैंने ये 3-4 रख दिए हैं गद्दे, ये जो 3-4 हैं ये गद्दे हैं। उसके बाद अगर मैं यहां पे मुक्का मारता हूं तब क्या मेरे हाथ में दर्द होगा? नहीं होगा। कारण क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए। आवेग यानी कि इंपल्स नाम की भौतिक राशि, इसका फॉर्मूला होता है बल यानी कि फोर्स गुणा टाइम इंटरवल, समय अंतराल। हर प्रकार से जब जब हम बल अप्लाई करते हैं किसी पॉइंट पर, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर मैंने ये बल लगाया एक्शन फोर्स, तो इस टुकड़े ने तुरंत बिना समय गवाए 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम मिली सेकंड के टाइम में रिएक्शन फोर्स मेरे ऊपर लगाया और मुझे चोट लग गई। कांच का गिलास छोड़ो, जमीन में पड़ते से ही टूट जाता है, 3-4 सेकंड बाद नहीं टूटता, जैसे ही जमीन पे गिरेगा वैसे ही टूट जाएगा। लेकिन अगर वही कांच का गिलास गद्दे पर गिराया जाए, जैसे यहां, अगर मैं यहां पर एक्शन फोर्स लगाता हूं तो क्योंकि गद्दे बड़े सॉफ्ट होते हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाते,
तो हमारे द्वारा लगाया गया बल ट्रेवल करके ये जो जमीन है या दीवार है इस पे जाता है और फिर लौट करके वापस आता है। तो वापस जाना और लौट करके वापस आना, इस दौरान उसको लग जाता है थोड़ा सा समय। अब ये समय लगने से क्या हुआ जरा समझिए। यहां पे ऊपर वाले फॉर्मूले को नीचे लिख देता हूं, I इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। टी का मतलब हो गया टाइम, समय अंतराल। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डेवलप करके लिख देते हैं। इसको लिख दीजिए I बटे डेल्टा टी बराबर फोर्स। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी वस्तु के द्वारा लगने वाला आवेग, इंपल्स का मतलब है आवेग, किसी वस्तु के द्वारा लगने वाला आवेग अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, ऐसी परिस्थिति में अगर टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यह कौन सा वाला फोर्स है, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। तो हम चाहते क्या है, अब जैसे ये आदमी था, ये दीवार से अगर सीधा टकराता तो ये क्या चाहता कि प्रतिक्रिया बल यानी कि रिएक्शन फोर्स कम हो जाए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, बीच में गद्दे लगा दिए। अब गद्दे लगने से क्या हुआ, यहां देखो बल अंदर गया, टकरा करके वापस लौट के आया। इतने में समय अंतराल ज्यादा हो गया। समय अंतराल के बढ़ने से जो लगने वाला फोर्स है वो घट गया। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पिछले फॉर्मूले में भी मैंने बताया था, द्रव्यमान बढ़ता है तो एसेलरेशन कम हो जाता है। एसेलरेशन बढ़ रहा है यानी कि द्रव्यमान कम हो रहा है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, यहां भी ऐसा ही है। टाइम इंटरवल अगर बढ़ता है तो जो लगने वाला बल है या प्रतिक्रिया बल है वो घट जाता है। टाइम इंटरवल अगर कम होगा, जैसे कि यहां मैंने एग्जांपल दिया कि कांच का गिलास जमीन पे पड़ा और वैसे ही टूट गया, क्यों, क्योंकि समय अंतराल बहुत कम था। एक एग्जांपल लेते हैं हम डेली रूटीन लाइफ का। जैसे कि ये एक क्रिकेटर है, वो बॉल को कैच कर रहा है। अगर यहीं पर इसने बॉल को कैच कर लिया और हाथों को पीछे नहीं लिया तो क्या होगा, हाथों में चोट लग जाएगी। लेदर बॉल से खेलते हैं तो जैसे ही हम लोग कैच लेते हैं तो कैच लेते टाइम पे हाथों को ऐसे लेकर के पीछे आते हैं। अब जरा देखो, इसने कैच यहां पे पकड़ लिया था लेकिन हाथों को घुमा करके ये कहां ले आया, नीचे। यहां से यहां लाने में इसने क्या कमा लिया, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा टाइम। और इंपल्स बटे समय बराबर हो जाता है बल। अगर समय ज्यादा होगा तो बल कम हो जाएगा। इसी वजह से जब हाथ को पीछे लिया जाता है तो हाथों में कम चोट लगती है, और अगर वहीं के वहीं हाथों को रोक लिया जाएगा तो हाथों में चोट ज्यादा लगेगी। तो इस आधार पर हम इंपल्स को समझ सकते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम बड़ा आसान है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस रिएक्शन फोर्स को, प्रतिक्रिया बल को अगर कम करना है तो हम क्या करते हैं, इंपल्स का सहारा लेते हैं। हाथों को पीछे ले लो, गद्दे लगा दो। जैसे आपने देखा हो ना, जब मुक्केबाज जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो बैग के अंदर रेत भर देते हैं। पत्थर क्यों नहीं भरते, क्योंकि पत्थर तुरंत प्रतिक्रिया बल देगा, समय अंतराल कम हो जाएगा। अगर समय अंतराल जो है वो कम हो गया तो बल बहुत ज्यादा लगेगी, हाथों में चोट आएगी, इसीलिए वो रेत लगा देते हैं। स्टंट मैन को देखा है ना, ऊपर से कूदते हैं गद्दों के ऊपर, गद्दों पे कूदेंगे तो चोट नहीं लगती। बच्चे खेलते टाइम पे रेत या भूसे के ऊपर जंप मार देते हैं तो उनको चोट नहीं लगती। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल घट जाता है। गद्देदार कुर्सियां या जो स्पंजी चप्पलें होती है उनको पहनने से पैरों को सुकून मिलता है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल स्पंज या गद्दों से कम हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये था हमारे अभी तक प्रकार के बल। अभी तक हमने दो प्रकार के बल पढ़े हैं। पहला बल तो वो जो असंतुलनकारी बल था उसको पढ़ा। दूसरा बल हमने पुश या पुल का पढ़ा, जिसकी वजह से कोई वस्तु एक्सेलरेट हो रही थी, त्वरण में आ रही थी। तीसरे प्रकार का एक बल होता है जिसे कहा जाता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या बल है, देखो इस डायग्राम में बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है कि ये एक प्रकार का बल कार्य कर रहा है। ये मोशन यानी कि गति की दिशा है। फ्रिक्शन को हिंदी में कहा जाता है घर्षण। तो ये जो घर्षण का बल है ये क्या कर रहा है, देखो ये दो सतह हैं, ये ग्रीन वाली सतह और ये ब्लू वाली सतह। ये मान लीजिए ये ग्रीन वाली सतह है और ये इसके ऊपर ब्लू वाली सतह है। ये दो सरफेसेस है। जब इन दो सरफेसेस में आपस में गति होगी, मोशन होगा, जैसे कि ये ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ये व्यक्ति हाथों को ऐसे ऐसे करके रगड़ रहा है। तो जब दो सतहों के बीच में परस्पर गति होगी, एक म्यूचुअल मोशन होगा, इस म्यूचुअल मोशन के दौरान घर्षण नाम का एक बल, फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स क्या करेगा, इस गति का विरोध करेगा। मतलब फ्रिक्शन का अगर बस चले तो हर परिस्थिति में जो वस्तुएं हैं वो विराम में ही बनी रहे, वो दो सॉलिड सरफेसेस को, ठोस सतहों को गति में नहीं आने देगा। ऐसे प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल।
इस घर्षण बल को नियंत्रित करने के लिए हम लोग सतहों के बीच में लुब्रिकेंट डालते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे ये हाथ है, हाथों को ऐसे ऐसे जोर से रगड़ो तो गर्म हो जाते हैं घर्षण की वजह से। लेकिन अगर इन्हीं हाथों में तेल लगा लिया जाए, ऑयल, और उसके बाद ऐसे रगड़ेंगे तो गर्म नहीं होंगे, ना ही घर्षण होगा। कारण ये जो तेल है ये इस घर्षण बल को घटा देता है। बारिश में जब गाड़ी चलाते तो टायर स्लिप हो जाते हैं ना, वो टायरों के स्लिप होने का कारण यही रहता है, घर्षण बल की वजह से ये जो टायर्स हैं ये स्लिप हो जाते हैं। तो ये हमारा तीसरे टाइप का बल था। पहला बल हमने पढ़ा असंतुलनकारी बल, दूसरा बल पढ़ा किसी चीज को धक्का देने वाला बल, यानी कि जिसका फॉर्मूला था फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन पैदा होता है। और तीसरे प्रकार का बल हम पढ़ रहे हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन बल। ये किस प्रकार का बल है, विरोध करने वाला बल है। ये विरोधात्मक बल है जो हमारी गति का विरोध करता है। घर्षण की वजह से हम लोग बॉडीज को, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाते। आपने देखा है लैपटॉप या मोबाइल फोन के नीचे एक रबर के डार्ट्स लगे रहते हैं, टेबल पे रखो तो फिर वो लैपटॉप हिलता नहीं है, वहीं कहीं चिपका रह जाता है, क्योंकि रबर में घर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। हमारी गाड़ियों के टायर इसीलिए रबर के होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे पहिए सड़क पर चल पाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसको घटा दिया जाता है, या फिर लुब्रिकेंट डाल दिया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, मैंने समझाया कि बीच में तेल है, ऑयल है या ग्रीस है, अपन डालते हैं ना, पंखे वंखे आवाज करते हैं तो उनमें ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि बीच के आपस के जो पार्ट्स हैं वो घर्षण ना कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। हम लोगों ने न्यूटन की गति के तीनों नियमों को पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा करते हैं, बायोलॉजी का कोई टॉपिक ले लेते हैं। तो फिजिक्स को अभी अपन यहीं रोक देते हैं, कल की क्लास में बायोलॉजी की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।